चंद्रपुर राज्य के सुंदर जंगलों से घिरे अमरगढ़ गांव में अमर नाम का एक युवक रहा करता था। अमर अनाथ था और पेशे से लकड़हारा था। एक दिन अमर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था कि तभी उसके पड़ोसी गोपीचंद्र चाचा वहां आ पहुंचे। अरे अमर, देखो भाई, अब तुम्हारी आयु 20 वर्ष की हो चुकी है। तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार कब तक तुम अकेले यूं ही रोटियां बनाते रहोगे? हैं? कर तो लेना चाहिए, लेकिन करूं किससे चाचा? एक काम करिए, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश दीजिए, बस फिर मैं कर लूंगा। बेटा, ऐसा है कि तुम जब 15 वर्ष के थे तब तुम्हारे माँ बाप का निधन हो गया। माँ और पिता के निधन के बाद तुमने खुद को बड़ी ही हिम्मत से संभाला, जिसकी प्रशंसा करना तो बनता है। और रहा सवाल तुम्हारे लिए लड़की देखने का, तो तुम हमारे गांव में सबसे सुंदर और बुद्धिमान व्यक्ति हो। कभी कभी तो सोचता हूँ कि तुम्हारे योग्य वर कहाँ से तलाश करूँ। तुम्हारे योग्य तो कोई राजकुमारी ही मिलनी चाहिए। राजकुमारी? अरे क्या गोपीचंद्र चाचा, आपकी भी ना मस्ती मजाक करने की आदत गई नहीं? इतना बोलकर अमर जंगल जाता है और वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है। शाम को अमर अपने घर आ रहा था कि तभी उसने देखा कि गांव में कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। गोपीचंद्र चाचा के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही थीं। अरे गोपीचंद्र चाचा, क्या हुआ? आपके चेहरे पर यह चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? सुबह तक तो आप ठीक थे। अरे अरे अमर, अब तुम्हें क्या बताऊं। अचानक से हमारे गांव में सारे के सारे कुएं सूख गए। अरे तालाब सूख गए। पानी की एक बूंद तक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कितने सालों से सूखे पड़े हो। गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए बुरी तरह से चिंतित हो गए हैं। अरे, बगैर पानी के जीवन यापन नहीं हो सकता है। कैसे यह सब अचानक से हो गया, यही समझ में नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है चाचा? अरे सुबह तक तो हमारे गांव के सारे कुएं पानी से लबालब भरे थे, और तालाब भी। और इस साल तो बारिश भी अच्छी हुई थी। फिर तालाब और कुएं सूख कैसे सकते हैं? वही तो, यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा अमर। अचानक से, मतलब हमारे गांव में ये पानी की कैसी विपत्ति आ गई है। ये कोई साधारण घटना नहीं लगती है। अमर गांव वालों के निराश चेहरे को देखने लगा। उसकी नजर बच्चों पर पड़ी। अमर एक औरत के पास जाकर बोला, क्या हुआ? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? मेरा बच्चा दोपहर से प्यासा है। अब तुम बताओ, पानी का इंतजाम कहाँ से हो? मैं तो जंगल तक घूम आई। जंगल के तालाब सूखे पड़े हैं। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। अमर बुरी तरह से चिंता में पड़ गया और अपने घर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद गोपीचंद्र चाचा वहां पर दोबारा आ पहुंचे। हाँ अमर, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। गांव में सबसे ज्यादा हिम्मतवर और बुद्धिमान तुम ही तो हो। हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार यह विपत्ति अचानक से आ कैसे गई। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई गहरा राज छिपा है। वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा, लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं इस राज या गहरी विपत्ति का पता कैसे लगाऊं। अमर, हमारे गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी है, जहां पर एक बूढ़ी काकी रहती हैं। कहते हैं कि उनकी आयु 120 वर्ष की हो चुकी है, मगर अभी भी वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। उसे कुछ चमत्कारिक शक्तियों का ज्ञान है। मैंने सुना है कि जब भी विपत्ति आती है तो लोग उनसे परामर्श लेने के लिए उनके पास जरूर जाते हैं।
ओह, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं भी आज ही बूढ़ी काकी के पास जाऊंगा। इतना बोलकर अमर वहां से चला गया। कुछ देर के बाद अमर एक सुनसान इलाके में बनी हुई झोपड़ी के पास खड़ा था। तभी अमर के कानों में झोपड़ी के अंदर से एक औरत की आवाज टकराई। अंदर आ जाओ। अमर तुरंत झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अमर उस बूढ़ी औरत को देखकर चौंक पड़ा। मुझे बताया गया था काकी कि आपकी आयु 120 वर्ष की है, परंतु आप तो 50 वर्ष से ज्यादा की लग ही नहीं रही हैं। मैं यहीं पर एकांत में रहती हूँ और जंगल की जड़ी बूटियाँ खाती हूँ। मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान भी है जिसे खाकर बुढ़ापा बहुत देर से आता है। ये क्या चक्कर है? खैर, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपसे केवल एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। कैसी मदद? अमर अपने गांव की सारी घटना बताते हुए बोला। बात यह है कि बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। अगर गांव के सारे कुएं और तालाब सूख जाएंगे तो पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। हम जाएंगे कहां? यह कुछ सामान्य घटना नहीं लग रही। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। मैं वही रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे पता लगा है कि आपके पास ज्ञान का भंडार है। हाँ, मेरे पास ज्ञान का भंडार तो है, लेकिन सारी बातों का ज्ञान मेरे पास नहीं है। परंतु मैं तुम्हें एक रहस्यमयी पेड़ का पता बता सकती हूँ, जो जादुई पेड़ है और इंसानों से बात करता है। उस पेड़ के पास हर जानकारी रहती है। वही तुम्हारे गांव में अचानक हुई विपत्ति का रहस्य बता सकता है। क्या 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 वास्तव में संसार में ऐसा कोई वृक्ष है जो बोल सकता है? हाँ, मेरी बात का विश्वास करो। ओ तो ठीक है, आप मुझे बताइए वो वृक्ष कहाँ है? यहाँ से घने जंगल में निकल जाओ। घने जंगल में एक नदी पड़ती है। उसे पार करने के बाद एक दूसरे जंगल की सीमा प्रारंभ होती है, जिसे नागेश वन कहते हैं। नागेश वन में जाकर तुम्हें कल्प वृक्ष को तलाशना होगा। तो ठीक है, मैं कल्प वृक्ष को जरूर तलाश करूंगा। इतना बोलकर अमर वहां से चला गया। अगली सुबह अमर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। अमर सारा दिन पैदल चलता रहा। शाम तक चलते चलते उसके पास एक नदी आई। लगता है यह वही नदी है जिसके बारे में बूढ़ी काकी ने मुझे बताया था। मुझे इसे पार करना होगा। मेरे शरीर में जान तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अमर तुरंत नदी में कूद गया और नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद अमर ने खुद को एक दूसरे जंगल में पाया। अमर ने जंगल में चलना शुरू किया। बहुत देर तक चलते चलते वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने आप से बोला, बाप रे, ये कहाँ आ गया मैं? ओहो, अब यहाँ मैं यह जादुई और बोलने वाले वृक्ष को कहाँ तलाश करूं? क्या करूं? तभी एक मायावी पक्षी उसके पास आकर बैठ गई और मनुष्य की आवाज में अमर से बोली, तुम साधारण जंगल में नहीं हो मनुष्य, तुम एक मायावी जंगल में हो। हाँ, यह बात तुम सही कह रही हो। तुम्हारा बोलना इस बात का प्रमाण है कि मैं वास्तव में एक मायावी जंगल में हूँ, वरना तुम एक पक्षी होकर मनुष्य की आवाज में बात नहीं कर सकती। सब छोड़ो, ये बताओ तुम जंगल में क्यों आए हो? अमर सारी घटना बताता है। तो फिर मैं सही समय पर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें उस बोलने वाले पेड़ के पास ले जा सकती हूँ। मुझे उसका पता मालूम है। ठीक है, तो फिर मुझे उसके पास ले चलो। तो फिर मेरे पीछे पीछे आओ। अमर तुरंत पक्षी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर के बाद जादुई पक्षी अमर को एक घने वृक्ष के पास ले गई। वृक्ष की शाखाएं बड़ी ही विचित्र किस्म की थीं। ओ, ये वृक्ष तो काफी प्राचीन मालूम पड़ता है। ठीक है, परंतु मुझे बोलने वाले वृक्ष की तलाश है। अगले ही पल वृक्ष से आवाज आई, मैं बोलता भी हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गांव में अचानक से तालाब और कुएं सूख गए हैं। गांव के लोग प्यास से पीड़ित हैं। तुमसे अपने गांव की तकलीफ देखी नहीं गई, इसीलिए इसका रहस्य जानने के लिए तुम यहाँ आए हो। ओ, तुम तो वास्तव में बोलने वाले वृक्ष हो, परंतु तुम कैसे जानते हो मेरे बारे में और मेरे गांव के बारे में? क्योंकि मैं एक जादुई वृक्ष हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरे अंदर एक दूसरी दुनिया का द्वार है।
उस दुनिया में जाने पर तुम एक विचित्र नगर पाओगे जहां चारों ओर सन्नाटा फैला होगा। वहां एक साधु कैद है जिसे एक राक्षस ने बंदी बना रखा है। तुम्हें उसे राक्षस से मुक्त कराना होगा। वहां एक अमृत कुंड भी है। उसका जल पीने से कोई भी अमर हो सकता है और फेंकने से वह जलकर राख हो सकता है। क्या मतलब? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर बुद्धिमान हो तो समझ जाओगे, अगर मूर्ख हो तो मारे जाओगे। वृक्ष के अंदर से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। अमर ने एक नजर पक्षी की ओर और दूसरी नजर वृक्ष की ओर डाली। अगले ही पल वो रोशनी के सामने आ गया। कुछ ही देर के बाद वृक्ष ने अमर को अपने अंदर खींच लिया और रोशनी गायब हो गई। अमर ने खुद को एक बड़े ही विचित्र नगर में पाया। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। नगर में घर और खेत थे, परंतु वहां कोई मनुष्य नहीं था। ये मैं कहाँ आ गया? यह तो बड़ा ही विचित्र नगर है। चारों ओर सन्नाटा पड़ा हुआ है। ओ, अब मैं साधु महाराज को कहाँ ढूंढूं जो राक्षस के कब्जे में है? ये क्या चक्कर है भाई? अगले ही पल अमर के कानों में किसी बूढ़ी औरत की कराट टकराई। उसने पलटकर देखा तो एक बूढ़ी औरत झाड़ियों में बैठी थी। मुझे तो लगा था कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता होगा, लेकिन आप हैं। वैसे आप कौन हैं? मैं इसी गांव की वासी हूँ। लेकिन यहाँ तो और कोई नहीं है। पहले इस नगर में काफी लोग रहते थे, लेकिन राक्षस ने सबको मारकर खा लिया। उसने ही मुझे अपने जादू की शक्ति से अपाहिज कर दिया। मैं चल नहीं सकती, परंतु मैं जानती हूँ कि राक्षस कहाँ है। तुम यहाँ क्यों आए हो और कैसे आए हो? अमर सारी घटना बताता है। उस राक्षस को मारना इतना आसान काम नहीं है। अब उस राक्षस को कैसे मारा जाएगा यह तो मुझे भी नहीं पता। बस इतना आप बता दो कि वो खंडहर है कहाँ। मैं चल नहीं सकती। तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताती जाऊंगी। अमर ने बूढ़ी औरत को अपने कंधे पर उठा लिया। अमर बूढ़ी औरत को कंधे पर बैठाकर उसकी बताई हुई दिशा की ओर चलने लगा। बहुत दूर चलने के बाद अमर को एक खंडर नजर आया। इस खंडर के अंदर साधु है और राक्षस का वास है। सावधान रहना। अमर खंडर के अंदर गया। वहां एक साधु पिंजरे में कैद था। ओ, तुम तो मनुष्य हो, तुम यहाँ कैसे आए? मैं आपको राक्षस के चंगुल से आजाद कराने आया हूँ, साधु महाराज। क्या? अरे मूर्ख, तुम हमें राक्षस के चंगुल से कैसे आजाद कराओगे, जबकि राक्षस तुम्हारे कंधे पर बैठा है? अमर यह सुनकर चौंक गया। तभी बूढ़ी औरत हंसने लगी। यह साधु सही कह रहा है। जब तुमने इस नगर में सन्नाटा देखा और मुझे देखा, तब भी तुम मुझ पर शक नहीं कर पाए। मैं ही राक्षस हूँ। अचानक अमर को अपने कंधों पर भार बहुत भारी मालूम होने लगा। अमर बूढ़ी औरत को फेंकने की कोशिश करता है, पर बूढ़ी औरत उसके शरीर से बुरी तरह चिपक गई थी। अमर चाहकर भी उसे अपने शरीर से नहीं हटा पाया। अरे बस करो, उतर जाओ मेरे कंधे से। उतरो। एक ही शर्त पर। कैसी शर्त? यहाँ से कुछ दूर एक अमृत कुंड है। तुम अमृत कुंड से जल निकाल कर लेकर आओ। उस जल को पीने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी, और वो जल केवल मनुष्य ला सकता है। तुम्हें जो पक्षी जादुई वृक्ष के पास ले गई थी, वह मैना पक्षी कौन है? मैंने ही उस पक्षी को किसी मनुष्य को फंसाने के लिए वहां पर छोड़ रखा है। जादुई अमृत कुंड से अमृत वही ला सकता है जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम हो और जिसके मन में इंसानियत हो, और वो तुम हो। बोलो, क्या तुम अमृत कुंड से अमृत लेकर आओगे? किसी भी कीमत पर नहीं। अगर मैं ले आऊंगा तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। तो फिर सोच लो, मैं तेरे कंधे से कभी नहीं उतरूंगी। अमर गहरी सोच में डूब गया। मैं अभी अमृत कुंड जाकर अमृत लेकर आता हूँ। खंडर से दाहिनी दिशा की ओर चलते जाना, तुम्हें अमृत कुंड मिल जाएगा। अमर तुरंत खंडर से बाहर निकला और दाहिनी दिशा की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद अमर को एक विशाल तालाब नजर आया जो सुनहरी किरणों से चमक रहा था। लगता है यही है अमृत कुंड। तभी अमृत से आवाज आई। हाँ, यही है अमृत कुंड, और मेरे अमृत जल को केवल और केवल वही मनुष्य ले सकता है जो बुद्धिमान हो, दूसरों के प्रति इंसानियत रखता हो और लालच से मुक्त हो। वो जल अपने लिए नहीं बल्कि
मानवता की भलाई के लिए ले। याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है तो जैसे ही कलश में जल भरोगे तुम जलकर राख हो जाओगे। अमर ने कलश में अमृत जल भरना शुरू किया। कुछ ही देर में कलश भर गया और अमर सुरक्षित रहा। अमर कलश लेकर सीधे खंडर की ओर आया। तो तू वास्तव में मेरे लिए अमृत ले आया। अब इसे मुझे दे दे और इस साधु को ले जा। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? इतना कहकर अमर ने सारा अमृत उस बूढ़ी औरत के शरीर पर फेंक दिया। अगले ही पल बूढ़ी औरत के शरीर में आग लग गई। वो तड़पती हुई चीखने लगी। आज तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी से आज उसका अंत हो गया। इतना कहकर साधु ने अमर का हाथ पकड़ा और रंग बिरंगी किरणों से दोनों वृक्ष के बाहर पहुंच गए। यहाँ पर पक्षी अमर को देख रही थी। अगले ही पल पक्षी रंग बिरंगी किरणों से एक राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। अब कौन हो तुम? उसने मेरे ऊपर एक विशेष प्रकार का जादू किया था। उसके सम्मोहन में रहकर मैं उसी के लिए काम कर रही थी, परंतु तुमने उसे मारकर उसका सम्मोहन तोड़ दिया और मैं अपने असली रूप में आ गई। अब मैं तुमसे विवाह करूंगी क्योंकि तुमने मुझे राक्षस की कैद से मुक्त किया है। अब तुम जा सकते हो अमर, राक्षस मर चुका है। तुम्हारे गांव के तालाब और कुएं फिर से पानी से भर चुके होंगे। जाओ। अमर राजकुमारी को लेकर अपने गांव लौट आया। सारे तालाब और कुएं भर चुके हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठे।